अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। हिंदुस्तान के एक महान एथलीट, ऐसे खिलाड़ी जिनका एक नामालूम कितने दशकों तक नाम रहा, नामालूम कितने लाखों करोड़ों के आइडियल, 91 साल की उम्र में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी की मौत हो गई। कल रात 11:24 पर चंडीगढ़ में पीजीआई हॉस्पिटल में वो एडमिट थे पिछले काफ़ी वक्त से। उन्हें कोरोना हुआ था और किस्मत का सितम देखिए कि ठीक 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल जी का, उनका भी देहांत हो गया था और उन्हें भी कोरोना हुआ था। दरअसल मिल्खा सिंह जी के घर में उनके कुक को सबसे पहले कोरोना हुआ, वो पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद जब पूरे फैमिली की फिर से टेस्ट किया गया तो मिल्खा सिंह जी और उनकी पत्नी भी कोरोना पाई गई। और इन दोनों का कोरोना पाया जाना इसलिए ज़्यादा गंभीर और ख़तरनाक था क्योंकि दोनों की उम्र 85 साल और मिल्खा सिंह जी की उम्र 91 ईयर ओल्ड, 91 साल। हालांकि उनको देख कर नहीं लगता कभी कि उनकी उम्र 91 साल थी। जिस तरीके से वो फिट थे, जिस तरीके से बातें करते थे, चलते थे। मुझे अपनी ज़िंदगी में 3 बार मौका मिला मिल्खा सिंह से मिलने का, और जब भी मिलता तो मैं भूल जाता कि बात क्या करनी है, बस उनको देखता रहता था, इसलिए कि बचपन से उनके बारे में पढ़ा लिखा और उनकी कहानियाँ सुनी। कैसे एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, ख़ासतौर पर एथलेटिक्स, उसको हिंदुस्तान में जो प्यार मिला, जो इज़्ज़त मिली, शायद मिल्खा सिंह इसकी बानगी थे। वो हिंदुस्तान के पहले ऐसे एथलीट थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था और पहले ऐसे एथलीट बनने जा रहे थे जो शायद ओलंपिक में एक मेडल जीत जाते। हालांकि उनकी एक जो आदत थी, बस शायद उन्होंने माना भी बाद में, उनकी उस आदत की वजह से वो मेडल जो है ओलंपिक का वो रह गया। वो जब भी रेस करते तो हमेशा दौड़ते हुए पीछे मुड़कर देखने की आदत थी कि बाकी एथलीट, उनके जो कॉम्पिटिटर हैं, वो कितनी दूरी पे हैं। और वो पीछे मुड़कर देखना होता सेकंड भर का खेल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और बाजी पलट जाती है। तो ओलंपिक में भी यही हुआ था। कहते हैं कि अगर मिल्खा सिंह जी उस दिन भी पीछे ना देखते तो शायद एक पदक उनके नाम होता और वो हिंदुस्तान के पहले एथलीट होते। 1965 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी एक तमन्ना है, सपना है कि उनके जीते जी कोई हिंदुस्तानी एथलीट ओलंपिक में पदक जीते। अफसोस की बात यह है कि 2021 में कल रात जब उनकी मौत हुई, उनका ये सपना अधूरा रह गया। अभी तक किसी हिंदुस्तानी एथलीट ने ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है। बाकी बहुत सारे अलग अलग खेलों में जीता है, कुश्ती में, बिलियर्ड्स में, बाकी चीज़ों में, लेकिन एथलीट कोई नहीं जीत पाया। हालांकि एक बार बहुत करीब पहुंची थी पीटी उषा, लेकिन वो भी रह गई। तो ऊपर वाले से यही दुआ है, मिल्खा सिंह जी और उनकी पत्नी की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सब्र दे। जीव मिल्खा सिंह जो गोल्फर हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिल्खा सिंह से बात की थी जब वो अस्पताल में थे और उनकी खैरियत पूछी थी। लेकिन एक लंबा अध्याय आज ख़त्म हो गया और इसी मौके पर मैं कोशिश करूंगा उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आप तक पहुंचाऊं, रखूं। मिल्खा सिंह जी का जन्म 20 नवंबर को हुआ था और 20 नवंबर 1929, तब भारत पाकिस्तान ये सब एक हुआ करता था। तो अविभाजित भारत में उनका जन्म हुआ था क्योंकि पाकिस्तान तब भारत का हिस्सा था। और उनका जो जन्म हुआ था वो एक गोविंदपुरा इलाका है, पंजाब प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया में जब था वो पंजाब प्रांत, वहाँ। इसीलिए मिल्खा सिंह जी की उर्दू भी बहुत अच्छी थी, पंजाबी भी वहाँ की, चूँकि वो पंजाबी सिख परिवार में पैदा हुए थे। तो 1929 में उनका जन्म हुआ था सिख परिवार में। 15 भाई बहन थे मिल्खा सिंह, लेकिन इनमें से 8 की पार्टीशन से पहले ही मौत हो गई थी।
मिल्खा सिंह जी की ज़िंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हज़ारों लाखों लोग जो सफ़र किए इस बंटवारे की वजह से, उनमें एक परिवार मिल्खा सिंह भी था। जब बंटवारा हुआ तो दंगे हुए, उस दंगे में मिल्खा सिंह जी यतीम हो गए। उनके माँ बाप, उनकी 2 बहनें, उनके भाई, इनका कत्ल उनकी आंखों के सामने पाकिस्तान में हुआ। बड़ी मुश्किल से मिल्खा सिंह जी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ जान बचाकर वहाँ से निकले और लेडीज़ टॉयलेट में ट्रेन के बैठकर उन्होंने हिंदुस्तान तक का सफ़र किया, क्योंकि ट्रेन में भी ख़तरा था। आपको पता है कई ऐसे ट्रेन जिसमें कि लोगों को मारा गया। उसके बाद वो दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में कोई था नहीं, पैसे थे नहीं, आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था। जब वो दिल्ली पहुँचे 1947 में, तब उनकी उम्र करीब 18 साल थी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ दिनों तक उन्होंने कुछ ढाबे में काम किया और उस काम के बदले में उन्हें पैसे मिलते, खाना मिलता, तो वही ज़िंदगी चल रही थी। इस दौरान में जब वो आए तो एक बार बिना टिकट ट्रेन में सफ़र करने के लिए उनको पकड़ा भी गया और पकड़ने के बाद तिहाड़ जेल भेजा गया। उस वक्त उसका नाम कुछ और था और वो वहाँ पे रहे। फिर उनकी एक बहन ने अपने कुछ गहने बेचकर उनको जेल से रिहाई दिलवाई। जेल से बाहर आए, घर बदर हो चुके थे, ज़मीन जायदाद पैसे सब पाकिस्तान में रह चुका था, यतीम हो चुके थे, माँ बाप की मौत, भाइयों की मौत, बहनों की मौत अपनी आंखों से देखा, उनके दिल पे एक ज़ख्म था। और इधर आने के बाद ज़िंदगी आगे कहाँ जाएगी उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसे में कई बार उनके मन में आया कि वो डाकू बन जाएं। चंबल का नाम उस वक्त भी था, चंबल में बागी भी थे, तो ये था कि वो डाकू बन जाए। लेकिन उनके एक भाई थे जिनका नाम था मलखान। उन्होंने उन्हें समझाया कि गलत रास्ते पे मत चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम डाकू बनने की बजाय आर्मी ज्वाइन कर लो, कम से कम खाना मिलेगा। तो मिल्खा सिंह ने सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए उन्होंने कहा ठीक है आर्मी ज्वाइन करेंगे। बहुत बाद में उन्होंने एक लाइन कही थी, खाली पेट न जंग लड़ी जाती है, न खाली पेट देशभक्ति होती है। जब पेट भरा हो तो देश के लिए आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तो पेट भरने के लिए उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन पहली 3 बार में नाकामी हासिल आई। 3 बार में उन्हें सिलेक्शन नहीं हुआ। चौथी बार में आखिरकार इंडियन आर्मी में उनका सिलेक्शन हो गया और इसके बाद उन्हें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेंटर सिकंदराबाद में भेज दिया गया 1951 में। तो पेट के लिए आर्मी ज्वाइन किया। अब मिल्खा सिंह को ये था कि कम से कम उन्हें खाना मिल रहा था, दूध मिल रहा था। अब वहाँ जाकर उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन उनका जो पास था वो यहाँ पे उनके काम आना शुरू हुआ ये कि मिल्खा सिंह जी जब गोविंदपुरा पाकिस्तान में रहा करते थे, अविभाजित जो इंडिया पाकिस्तान था, तो जिस जगह पे वो जो गांव था उनका, उस गांव से स्कूल जो है उसकी दूरी करीब 10 किलोमीटर थी। मिल्खा सिंह रोज़ाना स्कूल 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाया करते थे। कई बार वो देरी से उठते या देर हो जाती तो वो रास्ते में दौड़ लगाना शुरू कर देते और दौड़ कर स्कूल पहुँचते। और ये धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया कि घर से स्कूल 10 किलोमीटर रोज़ाना दौड़ कर। तो दौड़ने की आदत बचपन में ही आ गई। उनसे जुड़ा हुआ एक किस्सा ये भी है कि एक बार उनके घर में एक चोर आ गया था और शोर हुआ, हंगामा हुआ, लोग उठे, डर से चोर भागने लगा। अब मिल्खा सिंह उसके पीछे भागे। अब चोर आगे आगे, मिल्खा सिंह पीछे पीछे, लेकिन मिल्खा सिंह की स्पीड इतनी थी दौड़ने में, कुदरती सलाहियत थी कि कुछ वक्त के बाद अब वो चोर से आगे निकल गए और चोर पीछे, और मिल्खा सिंह भूल गए कि वो चोर को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। उनको ये लगा कि ये एक रेस है और मुझे रेस जीतना है। तो चोर पीछे रह गया, मिल्खा सिंह आगे रह गया और चोर ने ये मौका देखा और चोर निकल गया। तो एक उनका ये किस्सा है बड़ा मशहूर। तो उनके 10 किलोमीटर के स्कूल का सफ़र, दौड़ना और ये सारी चीज़ें जब भारतीय सेना में पता चली तो फिर ये हुआ कि मिल्खा सिंह को स्पोर्ट्स कोटे में डाला गया और उनसे कहा गया कि आप खेलें, दौड़ें। अब मिल्खा सिंह वैसे तो दौड़ते थे, पर उन्हें यहाँ पे लगा कि बहुत सारी बंदिशें हैं, नए कानून हैं, किस तरीके से क्या दौड़ा जाए। लेकिन उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया और देखते ही देखते वो जो उनकी सलाहियत थी वो देश के सामने आई। उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, नेशनल चैम्पियन बने और अब दौड़ में मिल्खा सिंह का कोई मुकाबला नहीं था।
जो पुराने धुरंधर थे वो धीरे धीरे सब मिल्खा सिंह के आगे फीके होते जा रहे थे और मिल्खा सिंह अब आगे होते जा रहे थे। उनकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मौका आया जिसने मिल्खा सिंह को एक बड़ा अलग पहचान दी, वो थी जब नेशनल चैम्पियन बने, बाकी सारी चीज़ें हुई, तो उस वक्त एक कॉमनवेल्थ गेम था, राष्ट्रमंडल खेल, और ये कार्डिफ में था, इंग्लैंड में। भारत आज़ाद हो चुका था। मिल्खा सिंह कार्डिफ पहुंचते हैं राष्ट्रमंडल खेल में। 400 मीटर में उनका मुकाबला था। वो सारी चीज़ें क्वालिफाई करते हुए फाइनल में पहुंचते हैं और फाइनल में जो उनका मुकाबला था वो उस वक्त के वर्ल्ड चैम्पियन के साथ मुकाबला था और वो वर्ल्ड चैम्पियन, उसका अपना एक रिकॉर्ड था और ये बड़ा मुश्किल काम था कि मिल्खा सिंह उसे हराएं। लेकिन जिस तरीके से मिल्खा सिंह उस वक्त तक दौड़ रहे थे उससे एक उम्मीद बनी थी कि वो जीतेंगे। और उसके बाद उनका नाम था मॉल्कम स्पेंस, जो वर्ल्ड चैम्पियन थे। तब फाइनल में मुकाबला होता है मिल्खा सिंह का स्पेंस के साथ। मिल्खा सिंह उस रात कहते हैं कि बड़े नर्वस थे, ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन उनके जो कोच थे फिर उन्होंने देखा, उनके कमरे में गए और उन्हें पंजाब की और बाकी जो कुर्बानियों की इसकी कहानियाँ सुनाई ताकि उस ध्यान बटे। और उसके बाद अगले दिन मुकाबला होता है। इनके कोच ने सिर्फ एक लाइन कही थी, उन्होंने कहा था कि ये 400 मीटर की दौड़ है लेकिन तुम्हारे लिए 350 मीटर है, तुम 350 गज की ही इसको दूरी मान के चलो। इसलिए उन्होंने कहा जो स्पेंस है वो शुरू के 300 मीटर में बहुत स्लो दौड़ता है, आखिरी 100 मीटर में वो अपनी सारी ताकत लगा देता है। तो अगर तुमने शुरुआत से 350 मीटर में अपनी ताकत लगा दी तो आखिरी के 50 मीटर में तुम आगे ही रहोगे। ये बात मिल्खा सिंह के पल्ले पड़ गई। मुकाबला शुरू हुआ। कहते हैं कि 350 जो शुरुआती दौड़ लगाई मिल्खा सिंह ने, उसमें पलट के ही नहीं देखा कि कौन है, और वो सबसे आगे थे। 350 के बाद पहली बार पलटे और देखे कि स्पेंस भी पीछे है और फासला था, और इसके बाद उन्होंने वाइट पट्टी छुई और ये जब छुआ तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम में किसी हिंदुस्तानी का गोल्ड मेडल जीतना ये पहला मौका था। इंग्लैंड की महारानी ने बाकायदा मिल्खा सिंह को स्वर्ण पदक गले में उनके पहनाया था, ये मेडल दिया था, और ये एक बहुत बड़ी बात थी। और जब ये पदक दिया गया तो तिरंगा ऊपर उठा, जो हमेशा आपने देखा होगा ओलंपिक में, एशियन गेम्स में। फिर तिरंगा लहराया गया, राष्ट्रीय गीत बजा और मिल्खा सिंह की आंखों में आंसू आ गया था। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई तो अचानक उनके पास एक महिला आई। बाद में पता चला कि ये विजय लक्ष्मी जी हैं, जो इंग्लैंड में भारत की राजदूत हैं। वो नज़दीक आई, मिल्खा सिंह के गले लगी। गले लगने के बाद उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो अपने उस वक्त प्रधानमंत्री थे, आपके लिए एक पैगाम भेजा है, संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश आपको आप पे गर्व है, आप ये बताइए कि इनाम में आप क्या लेना चाहेंगे। ये मिल्खा सिंह से पूछा जवाहरलाल नेहरू ने। विजय लक्ष्मी जी ने ये मैसेज मिल्खा सिंह जी को दिया। मिल्खा सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि एक हमारी एम्बेसडर और वो अचानक कह रही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने मैसेज भिजवाया, आप बताइए इनाम में क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मांगूँ क्या। तो बस अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि जब मैं लौट कर इंडिया आऊँ इस मेडल के साथ, तो उस दिन आप भारत में छुट्टी कर दीजिए। बात आई गई हो गई। इसके बाद मिल्खा सिंह भारत लौटते हैं एयर इंडिया की फ़्लाइट से, और जिस दिन वो लौटते हैं उनका सारा कार्यक्रम पता था। नेहरू जी ने अपना वादा निभाया। उस दिन देश में छुट्टी घोषित कर दी गई थी। एक इंडिविजुअल खिलाड़ी के लिए पूरे देश में छुट्टी घोषित करने का ये पहला मौका था, और ये मिल्खा सिंह जी की वजह से हुआ था। तो पंडित नेहरू ने अपना ये वादा निभाया। इसके बाद मिल्खा सिंह जी करीब 90 और ऐसे रेस में पूरी दुनिया में अब तक भाग चुके थे, और इनमें से 87 वो जीत चुके थे। मिल्खा सिंह का नाम तेज़ी से बहुत बढ़ रहा था। इसी दौरान में पाकिस्तान में तब जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो थे फील्ड मार्शल अयूब खान। एक एशियन गेम्स में, इसके बाद तो मिल्खा सिंह जी ने फिर एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ में जीता, मतलब दुनिया भर के देशों में जा जाकर उन्होंने
एक अपना मतलब ऑरा कायम कर लिया। इसी दौरान में एक एशियन गेम्स हुआ 1962-64 की बात है शायद। तो उसमें पाकिस्तान के भी एक तेज़ तर्रार धावक थे, अब्दुल खालिक। कहते हैं कि मिल्खा सिंह और खालिक के बीच में बड़ी टक्कर थी और खालिक को पाकिस्तान में बहुत धाकड़ दौड़ने वाला माना जाता था। लेकिन एशियन गेम्स में एक बड़ा नज़दीकी मुकाबला हुआ, पर गोल्ड मिल्खा सिंह ने जीता और अब्दुल खालिक पीछे रह गए। बात आई गई हो गई। इसके बाद पाकिस्तान में एक मुकाबला हुआ स्प्रिंटर्स का, दौड़ का, और उसमें यह हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के एथलीट दौड़े और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक के बीच में मुकाबला हो। ये कंपटीशन तय हुआ। मिल्खा सिंह जी के पास ऑफ़र आया, बट उन्होंने मना कर दिया, और उनके मना करने की वजह थी पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई उनकी कड़वी यादें। उन्होंने अपने माँ बाप, भाई बहन सबको वहाँ पे मरते हुए, कत्लेआम होते उनका देखा था बंटवारे के दौरान, तो उनके मन में बड़ी सारी चीज़ें थीं। तो उन्होंने इस दौड़ में हिस्सा लेने से मना कर दिया। लेकिन फिर जवाहरलाल नेहरू जी को ये बात पता चली और उन्होंने मिल्खा सिंह जी से कहा कि तुम्हें इस दौड़ में हिस्सा लेना चाहिए और पुरानी बातों को भूल कर जाओ। जवाहरलाल नेहरू जी मिल्खा सिंह के बहुत बड़े फ़ैन थे उनके दौड़ के, और मिल्खा सिंह जी भी बड़ी इज्जत करते थे। अब प्रधानमंत्री ने कहा तो वो इनकार नहीं कर सकते थे। इसके बाद वो पाकिस्तान गए। लाहौर में ये मुकाबला हुआ। इस मुकाबले को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे उस वक्त चर्चा की बात थी कि अब्दुल खालिक और मिल्खा सिंह के बीच मुकाबला है। 200 मीटर का ये मुकाबला था। तब दौड़ शुरू हुई, बेहद नज़दीकी, पहले 100 मीटर में लगभग खालिक आगे, लेकिन इसके बाद अचानक मिल्खा सिंह ने अपनी रफ्तार पकड़ी और जब उन्होंने फिनिशिंग लाइन टच की तो करीब 10 गज पीछे था अब्दुल खालिक, और मिल्खा सिंह ने ये दौड़ जीत ली। पूरे पाकिस्तान में तब पाकिस्तान जिंदाबाद के स्टेडियम में नारे गूंज रहे थे, लेकिन मिल्खा सिंह की जीत के बाद खामोशी आई। लेकिन फिर मिल्खा सिंह के नाम के नारे लगे, और उस मैच को देखने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान खुद आए थे। जब मैच ख़त्म हुआ, अवार्ड सेरेमनी हुई, तो अवार्ड देते हुए, पदक देते हुए फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह से कहा कि आज तुम दौड़े नहीं, आज तुम उड़ रहे थे, और इसीलिए मैं तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देता हूँ। ये फील्ड मार्शल अयूब खान ने उस दौड़ के बाद, जिसमें पाकिस्तानी अब्दुल खालिक को मिल्खा सिंह ने हराया, तब ये बात कही। इसके बाद ही मिल्खा सिंह जी के साथ ये टाइटल जुड़ा, फ्लाइंग सिख। ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने दिया था उस दौड़ को देखने के बाद, और उन्होंने कहा था कि जब तुम दौड़ रहे थे तुम दौड़ नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था कि तुम उड़ रहे थे। इसी अब्दुल खालिक से जुड़ा हुआ फिर किस्सा है कि इसके बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उसी के अगले कुछ साल के अंदर ही, तो जो अब्दुल खालिक है वो मेजर पाकिस्तानी आर्मी में वो भी थे। युद्ध के दौरान वो युद्धबंदी बना लिए गए। युद्धबंदी बनाने के बाद उनको इंडिया में मेरठ की जेल में रखा गया। अब अब्दुल खालिक जो पाकिस्तान के नंबर 1 रनर, जैसे अपने मिल्खा सिंह इंडिया के, वो युद्धबंदी बने हुए हैं और मेरठ की जेल में है। मेरठ की जेल में तमाम युद्धबंदी आपस में खेल भी खेलते थे, तो ऐसी कुछ रेस वेस भी लगा, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। तब उन्होंने कहा कि मैं भी एक धावक हूँ, मैं दौड़ता हूँ, और मैं मिल्खा सिंह के साथ दौड़ चुका हूँ। तब लोगों को याद आया और फिर उनकी इज्जत बड़ी बढ़ गई। इसके बाद खालिक ने कहा कि मेरी एक तमन्ना है कि मुझे मिल्खा सिंह से मिलना है। ये बात मिल्खा सिंह जी तक पहुँची। मिल्खा सिंह को जब ये बात पता चली कि अब्दुल खालिक यहाँ पे जेल में बंद है, वो यहाँ से दिल्ली से मेरठ गए, ख़ासतौर पर अब्दुल खालिक से मिलने। जेल के अंदर जब मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे को देख कर रोए, गले लगे, और इसके बाद कहते हैं कि मिल्खा सिंह जी ने ही सिफारिश की। तो एक जो और थोड़े दिनों बाद रिहाई होनी थी, उनकी सिफारिश की वजह से अब्दुल खालिक की रिहाई पहले मुमकिन हो गई और उन्हें छोड़ दिया गया। तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की उड़ान इसके बाद लगातार जारी थी। लेकिन जितनी शोहरत उन्हें मिली और जितनी उन्होंने जीता, पदक जीते, सारी चीज़ें जीती, उसके साथ एक बहुत बड़ी कसक भी उनकी ज़िंदगी में रही, और ये कसक 1960 की थी, जब रोम में ओलंपिक था। और उस वक्त तक मिल्खा सिंह जी ने ऐसी अपनी हैसियत बना रखी थी कि दुनिया में लोग मानते थे कि 400 मीटर की दौड़ में अगर कोई वाकई दावेदार है तो मिल्खा सिंह है, क्योंकि जो ओलंपिक और जितने रिकॉर्ड थे उस सारे, और वर्ल्ड रिकॉर्ड 400 मीटर की दौड़ में, वो सब पार कर चुके थे, सब तोड़ चुके थे। और उस वक्त एक प्रबल दावेदार के तौर पर मिल्खा सिंह उभरे थे। जब वो रोम
ओलंपिक में पहुंचे तो ये था कि भारत पहली बार ओलंपिक में एक इंडिविजुअल पदक जीतेगा। हॉकी में हम जीतते रहे, तो मिल्खा सिंह जी से उम्मीदें बहुत थी। अच्छा, रोम में मिल्खा सिंह जी को सपोर्ट भी बहुत मिला। जब उन्होंने 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई, उससे जितने भी पहले क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में वो दौड़े, तो पूरी पब्लिक उनके लिए नारे लगाती थी। और उसकी एक वजह ये है, शायद उन लोगों ने इस तरीके से सरदार नहीं देखा था। वो लोग उनको एक तरह से साधु मानते थे। एक तो सर पे वो पगड़ी और वो सारी चीज़ें, तो उनको लगता था कि ये साधु हैं, तो उनके लिए तालियां और उनके लिए इज्जत कुछ ज़्यादा थी। और सभी को उम्मीद थी कि 1960 में मिल्खा सिंह जी पदक जीतेंगे, और जीतने के वो करीब थे। जब ये मुकाबला हुआ तो कहते हैं कि पहले 300 मीटर, खुद उन्होंने इंटरव्यू में कहा, 400 मीटर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और 300 नहीं बल्कि 200 या 250 मीटर तक। फिर उन्हें अचानक लगा दौड़ते हुए कि अगर मैं जिस ताकत और जिस स्पीड से दौड़ रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं 400 मीटर की दूरी जो है वो पूरी ही ना कर पाऊँ, और उससे पहले ये मेरी दौड़ अधूरी हो जाए। क्योंकि उन्होंने फिर अपनी आदत के मुताबिक पलट के देखा तो बाकी जितने भी थे वो उनसे पीछे थे, और इन्होंने पूरी ताकत, क्योंकि ये सारी चीज़ों में बहुत सारी तकनीकी चीज़ होती है, पहले 100 मीटर में आपकी क्या स्पीड, 200 में, 300 में, और आखिरी के लिए दम बचा के रखना। लेकिन मिल्खा सिंह पूरे जोश के साथ दौड़े और पहले 200-250 मीटर में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी और वो बिल्कुल आगे। फिर उन्हें ख्याल आया कि मैं दौड़ शायद पूरी ना करूं तो अपनी स्पीड थोड़ा कम कर लेता हूं ताकि आखिरी के 150 मीटर के लिए बचा के रखूं। और यहाँ पे उन्होंने पहली गलती की, ये खुद माना। उनको उस वक्त अपनी लय को कम नहीं करना था, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने अपने राइवल को पलट के देखा। वो सेकंड के 100वें हिस्से का खेल होता है, लेकिन उतनी देर में तारतम्य टूट गया और जो दूसरे हैं वो करीब आ गए। और फिर करीब जब 300 मीटर का चक्कर पूरा हो चुका था, अचानक मिल्खा सिंह के बराबर में 3 और एथलीट आ चुके थे। ये बिल्कुल फोटो फिनिश था ये जो मुकाबला हुआ था। बल्कि मैंने कहीं नोट किया है, जो इसमें जो टाइमिंग थी विनर की और लूज़र की, बिल्कुल फोटो फिनिश। और ये ओलंपिक में आज भी एक रिकॉर्ड है कि इसमें चारों एथलीट ने ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। जो फर्स्ट 4 आए, पहला गोल्ड मेडल अमेरिका के एक एथलीट ने जीता, हालांकि उसको इस 400 मीटर में हिस्सा ही नहीं लेना था, लेकिन उसका एक साथी था जो अनफिट हो गया, उसकी जगह पे उसे मौका मिला, और इसने कभी 400 मीटर की दौड़ लगाई नहीं थी। और मिल्खा सिंह को इनके बारे में पता नहीं था, इसलिए वो अपने कंपटीटर को ठीक से जान भी नहीं पाए कि वो पहले तेज़ दौड़ता है या बाद में। एक इसका भी असर हुआ उनके न पदक जीतने का, क्योंकि एक अननोन एथलीट उनके सामने आ गया था। लेकिन ये वो मुकाबला था जो बिल्कुल फोटो फिनिश था। जो आखिरी 4 थे, मिल्खा सिंह जी बस सेकंड के 100वें हिस्से से आप मान के रहिए कि चूक गए एक मेडल। 45.9 सेकंड का ओलंपिक रिकॉर्ड था इससे पहले का, इस 400 मीटर में। और इसमें जो पहले नंबर पे आए थे कॉफमैन रोम ओलंपिक में, उन्होंने उसको तोड़ते हुए 44.9 कर दिया था। दूसरे स्थान पे स्पेंस थे, वही स्पेंस जिनको कॉमनवेल्थ गेम में मिल्खा सिंह जी ने हराया था। उनका 45.5 था टाइमिंग, मिल्खा सिंह जी का 45.6 था, 45.6। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये फ़ोटो फिनिश मतलब एक दूसरे से बिल्कुल करीब। और वो जो उनके ये कसक और मलाल है, वो शायद वही कि अगर वो पीछे मुड़कर ना देखते, 200-250 मीटर के बाद वो अपनी लय को कम ना करते, और एक जो गोल्ड मेडल जीता उसके बारे में उन्हें पहले से पूरी जानकारी होती, तो शायद 1960 में ही भारत ओलंपिक में पहला पदक जीत चुका होता। लेकिन ये कसक हमेशा मिल्खा सिंह जी को रहेगी। हालांकि इसके बाद एक उन्होंने बहुत खूबसूरत चीज़ कही थी कि 1960 के रोम में बेशक उन्हें मेडल नहीं मिला, लेकिन ये मेडल उन्हें बाद में मिला। तो पता चला कि कैसे मिला। उस वक्त एक इंडियन टीम में वॉलीबॉल प्लेयर थी, निर्मल जी। तो कई कंपटीशन में मुलाकात होती थी, तो पहले से ही मुलाकात थी। और निर्मल जी भी जो है वो मिल्खा सिंह की उस वक्त जो पॉपुलैरिटी थी और उनकी फ़ैन थी, कई बार ऑटोग्राफ भी लिया। श्रीलंका में एक मुकाबला था, इंडो सीलोन गेम। वहाँ पे निर्मल जी और मिल्खा सिंह को अच्छे से मिलने का मौका मिला, और वहीं दोनों ने एक दूसरे से इजहार किया प्यार का। हालांकि निर्मल जी कहती हैं कि कोई भी उन पर फ़िदा हो सकता था, और वो उन्हें मिल्खा सिंह नहीं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने और आखिर तक उनको वो सरदार जी कहकर बुलाती थी।
तो सिलोन गेम के दौरान दोनों में इश्क हुआ और इसके बाद इसी फ़ौरन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद इनकी 3 बेटियां और 1 बेटा जो गोल्फर जीवा सिंह है, जीवा मिल्खा सिंह। और निर्मल जी उसके बाद वॉलीबॉल खेलती रहीं, फिर हटी, फिर उसके बाद वो स्पोर्ट्स एजुकेशन और उससे जुड़ी। इधर मिल्खा सिंह जी भी जब ओलंपिक से और खेल की दुनिया से हटे तो उनको, बल्कि हाँ एक और भी इसमें किस्सा है कि मिल्खा सिंह जी जब उरूज पे थे, फिर एक वक्त आया उन्होंने कहा कि आर्मी की नौकरी छोड़ देते हैं। तो उन्होंने उस वक्त कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री हुआ करते थे और थिमैया थे आर्मी चीफ। तो उन्होंने कहा कि मैं आर्मी अब छोड़ना चाहता हूँ। तो रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन और आर्मी चीफ थिमैया साहब ने कहा कि आप मत छोड़िए, क्योंकि मिल्खा सिंह जी एक बहुत बड़ा नाम है, वो नहीं चाहते थे कि इंडियन आर्मी से वो अलग हो। पर उन्होंने कुछ अपनी मजबूरियाँ जताई, पर उन्होंने रिलीव करने से मना कर दिया। अब मिल्खा सिंह जी के एक दोस्त, और वो दोस्त सबसे पावरफुल, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, तो सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा कि अब मैं आर्मी से हट के कुछ अलग करना चाहता हूँ। अब मिल्खा सिंह के फ़ैन नेहरू जी ने रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ से कहा कि आप मिल्खा सिंह को रिलीव कीजिए। अब एक प्रधानमंत्री के आदेश को कहाँ ये लोग ना मानना ही था, तो मिल्खा सिंह जी को इस तरीके से आर्मी से अलग हो गए। अब क्या करें, तो उन्हें पंजाब में डिप्टी स्पोर्ट्स डायरेक्टर बना दिया गया और चंडीगढ़ पोस्टिंग दे दी गई। लेकिन उस ज़माने में 60, 65, 70 में चंडीगढ़ वो वैसा नहीं है जो आज खूबसूरत शहर है। तब उजड़ा हुआ, सुनसान, बसावट अभी शुरू भी नहीं हुई थी। और मिल्खा सिंह जी पूरी दुनिया में घूमे, एक से एक शहर गए, तो वहाँ पे उस सुनसान बेआबान इलाके में रहना बसना परिवार के साथ उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सन्नाटा भी था। तब कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उनसे सिफारिश करा कि एक फिएट कार ली। उस वक्त बहुत मुश्किल काम था ये, और उस फिएट कार से वो दिल्ली से चंडीगढ़ आना जाना करते थे। मतलब चंडीगढ़ में रहते ही नहीं थे, रुकते ही नहीं थे। वो सुबह सुबह निकलते, चंडीगढ़ जाते, काम ख़त्म करते और रात को वापस दिल्ली आ जाते। तो इस तरीके से उनका सिलसिला चलता रहा और 98 में वो रिटायर हुए उस पोस्ट से। इस दौरान में उन्हें पद्मश्री भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन एक कसक और भी है कि मिल्खा सिंह जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिला। हालांकि उनकी पत्नी निर्मल जी ने कई बार ये आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि एक बार तो उनको राज्यसभा में भी भेजने के लिए पंजाब सरकार ने सब कुछ सिफारिश कर दिया था, लेकिन एक कोई सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे किसी खिलाड़ी को राज्यसभा में भेजने का कोई संविधान में प्रपोजल नहीं है। उसी तरह से भारत रत्न को भी लेकर उस वक्त कहा गया था कि एक प्लेयर को इस तरह से देने का कोई प्रपोजल नहीं है। बट उनकी शिकायत थी कि बाद में यही बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला, सचिन तेंदुलकर भी शामिल है, तो वो कैसे राज्यसभा पहुँचे और उनको कैसे भारत रत्न मिला। और एक ऐसा प्लेयर जिसने पहली बार हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, जिसने पहली बार ओलंपिक में फ़ोटो फिनिश दिया और मेडल जीते जीते रहा, जिसने दुनिया भर में अपनी दौड़ से लोगों का दिल जीता, जिसे अपने दुश्मन देश पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक ने फ्लाइंग सिख का खिताब दिया, ऐसे शख्स को भारत रत्न या फिर राज्यसभा क्यों नहीं। हालांकि वो इन चीज़ों को मना भी करते रहे मिल्खा सिंह जी, और बाद में उनको 1-2 और अवार्ड दिया गया था और उन्होंने ये कहा था कि अब ये अवार्ड मैं नहीं लूँगा, बड़ी शालीनता से। उन्होंने कहा कि जो नए लड़के, नए एथलीट हैं, आप उनको दीजिए, हम लोग जो खेल से अब किनारा कर चुके हैं उनको इन इनामों की ज़रूरत नहीं है, ना मेडल की ज़रूरत है। तो ये भी उनका एक दूसरा पहलू दिखाता है। मिल्खा सिंह को जितने अवार्ड मिले दुनिया भर से, वो सारे अवार्ड बाद में उन्होंने डोनेट कर दिए थे, और इस अवार्ड को बहुत दिनों तक पहले दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया। इसके बाद फिर एक स्पोर्ट्स म्यूज़ियम बना पटियाला में, वहाँ इसको रखा गया। 2012 में से वहाँ पे रखा गया है। जो 1960 में 1960 में ओलंपिक में जब वो दौड़े थे, जिसमें फ़ोटो फिनिश रह गए थे, वो एडिडास का शूज़ भी इस म्यूज़ियम में आज भी रखा हुआ है। इसके बाद एक लंबा वक्त गुजरता है और फिर अचानक आप सभी को पता है एक फ़िल्म आती है, भाग मिल्खा भाग, जिसमें फरहान अख्तर मिल्खा सिंह जी का रोल प्ले करते हैं। इस पिक्चर को देखने के लिए मुंबई गए थे मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल जी, और उनके बेटे भी थे, और कहते हैं कि इस पिक्चर को देख के रो पड़े थे दोनों। और उन्होंने फरहान अख्तर की बहुत तारीफ़ की थी और हमेशा इंटरव्यू में कहा था, बल्कि उनकी वाइफ ने ज़्यादा तारीफ़ की कि जिस तरीके का रोल प्ले किया, बिल्कुल सरदार जी ही की तरह किया। वो चूँकि सरदार जी बोलते थे और मिल्खा सिंह अपनी पत्नी को हमेशा मामा बोलते थे, क्योंकि उनके बच्चे और वो सब उसी तरह से पुकारते थे, तो वो भी उनको इसी नज़रिए से पुकारते थे और इसी नाम से पुकारते थे। तो उस फिल्म को
राम ओम प्रकाश मेहरा शायद थे, ओम प्रकाश मेहरा इसके डायरेक्टर थे, उनकी बड़ी तारीफ़ हुई और फरहान अख्तर की बहुत तारीफ़ की थी और मिल्खा सिंह जी ने कि जिस तरीके से उनके पूरे रोल को उन्होंने प्ले किया था। तब ये सारे किस्से कहानियों में ही बातें होंगी, क्योंकि अब वो मिल्खा सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं है और वाकई ऐसे कम खिलाड़ी होते हैं जो दिलों में जगह बनाते हैं। मिल्खा सिंह जी 91 साल के होने के बाद एक प्रेरणा स्रोत थे, मतलब हम लोग भी अगर उनके सामने खड़े हों तो देख के खुद को अजीब लगता है कि 91 साल का ये आदमी देखो कितना फिट यार, और ख़ुद पे शर्म आती है। और दूसरे मिलनसार, जब भी जिन लोगों से वो मिले, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, तो ये कभी नहीं भूलते थे। इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो ओके बाय नहीं, वो कहते थे मिलते रहना, आना फिर कभी, आपको बिना खाना खाए हुए भेजेंगे नहीं। ये सारी चीज़ें, ये सारी इंसानियत की चीज़ें, मोहब्बत की चीज़ें, यही चीज़ें इंसान को बड़ा बनाती हैं। और यही वजह है कि मिल्खा सिंह जी की मौत के वक्त और उनकी खबर सुनकर पूरे देश में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने अपनी श्रद्धांजलि ना दी हो, जिसे अफसोस ना हुआ। एक पूरा युग, एक पूरा चैप्टर एक तरह से क्लोज़ हो गया। और इत्तफाक देखिए कि बेशक 1960 में ओलंपिक में मेडल नहीं जीते, लेकिन मिल्खा सिंह जी ने खुद कहा था कि इस ओलंपिक के फ़ौरन बाद उन्हें मेडल मिल गया था उनकी बीवी निर्मल की शक्ल में। और दोनों का साथ देखिए, एक साथ रहे, एक साथ सब कुछ सहा देखा और लगभग एक साथ दोनों ने दुनिया को अलविदा कहा। 5 दिन पहले उनकी पत्नी की डेथ हुई और ठीक 5 दिन बाद मिल्खा सिंह जी की। और जब उनकी पत्नी की डेथ हुई, उनके अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं हो पाए। ये भी एक अजीब अफसोस की बात थी, क्योंकि कोरोना की वजह से सारे प्रोटोकॉल और दूसरी चीज़ें थी तो शामिल नहीं हो पाए। लेकिन 5 दिन से ज़्यादा उन्होंने इंतज़ार नहीं किया और शायद वो अपनी पत्नी के पास चले गए। तो एक बार फिर से पूरे परिवार को ऊपर वाला सब्र दे और मिल्खा सिंह जी जहाँ भी रहें इसी तरह दौड़ते रहें, यही हम सब की दुआ है, पूरे हिंदुस्तानियों की दुआ है। तो आज इतना ही, आपसे अब सोमवार को मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।